नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। हम शुरुआत कर रहे हैं चिराग पासवान की खबर से। अपनी पार्टी में बगावत होने के बाद लंबे समय बाद चिराग पासवान ने आज अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बीमारी के दौरान पार्टी तोड़ने की साजिश रची गई। उन्होंने कहा कि अगर चाचा मुझसे कहते तो उन्हें लोकसभा में नेता बना देता। अब एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जेडीयू का हाथ इस पूरे विवाद में जरूर है, लेकिन धोखा तो अपनों ने ही दिया। मदद मांगनी पड़े तो काहे का राम काहे का हनुमान, ये पीएम मोदी के बारे में उन्होंने कहा, क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान वो खुद को पीएम मोदी का हनुमान बता रहे थे। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पिता के निधन से नहीं बल्कि चाचा का साथ जिस तरह से छूटा है उसके बाद अब वो अपने आप को अनाथ महसूस करते हैं। पार्टी में सेकेंड जनरेशन हम लोग हैं, पर पहली जनरेशन में अगर कोई है हम लोग के लिए, मैं मेरे अपने भाइयों की बात कर रहा हूँ, चाचा ही थे। पापा के बाद में उनमें पापा की छवि देखता था और मुझे विश्वास था कि शायद वो मार्गदर्शन करेंगे, जैसे पापा हम लोग को साथ लेकर चलें वो भी लेकर चलेंगे। मैं अनाथ शायद उस दिन नहीं हुआ था जब पापा का निधन हुआ, शायद अब हुआ जब इन्होंने भी मेरा साथ छोड़ा। मेरी पार्टी के पूरे समर्थन के साथ मैंने चुनाव लड़ा, बट हाँ, जैसा मैंने कहा कि कुछ लोग संघर्ष के रास्ते पर चलने के लिए तैयार नहीं थे। उन लोगों ने उस वक्त भी, उस चुनाव के दौरान भी, जिसमें मुझे दुख के साथ कहना पड़ता, बट मेरे चाचा खुद, उन्होंने चुनाव प्रचार में उस वक्त कोई भूमिका नहीं निभाई। मेरी पार्टी के कई और सांसद जो अपने व्यक्तिगत चुनाव में, वीना जी वैशाली, वो अपने सुपुत्री उनके चुनाव लड़ रही थी, वो उसमें व्यस्त थी। कैसर साहब का क्या ही कहना, उनके तो सुपुत्र खुद दूसरे गठबंधन से चुनाव लड़ रहे थे, वो उसमें व्यस्त थे। कई पार्टी के और नेता, मेरे छोटे भाई जब समस्तीपुर में मेरे दूसरे भाई चुनाव लड़ रहे थे, उनके चुनाव में व्यस्त थे। जिस तरीके से पूरे प्रदेश भर में कुछ लोगों की भूमिका होनी चाहिए थी, उस तरीके से उस वक्त भी देखने को नहीं मिली। और कहीं ना कहीं आभास कुछ लोगों को था कि आज नहीं तो कल पार्टी संभवतः इन सवालों को लेकर उनके सामने उनसे कार्रवाई कर सकती है, उनसे पूछताछ। मुझे खुशी इस बात की है कि पार्टी ने यह निर्णय लिया कि नहीं, हम कुछ मुद्दों को लेकर मौजूदा गठबंधन में जो जनता दल यूनाइटेड है उनके साथ हम लोग गठबंधन में आगे नहीं बढ़ सकते। और ये कारण था कि हम लोग गठबंधन से बिहार में अलग होने का पार्टी ने फैसला लिया और हम लोगों ने अलग होकर हम लोगों ने चुनाव लड़ा। मजबूती से हम लोगों ने अपनी बातों को रखा। आज जब चुनाव खत्म हुए उसके बाद से कहीं ना कहीं निरंतर, और चुनाव के दौरान भी, चुनाव से पहले भी, मुझे याद है जब पापा अस्पताल में भी थे तो उस वक्त भी कई बार कुछ लोगों द्वारा और जनता दल यूनाइटेड के द्वारा खास तौर पर मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ने का प्रयास निरंतर तब भी किया जा रहा था। इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद मांगने के सवाल पर चिराग पासवान ने कहा कि अगर हनुमान को मदद मांगनी पड़े तो फिर काहे का राम और काहे का हनुमान। आपको बता दें कि बिहार चुनाव के समय चिराग पासवान ने खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताया था। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी और खास तौर पर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ था, हूं और रहूंगा। तस्वीर को भी लेकर विवाद हुआ कि ये लोग हमारी प्रधानमंत्री की तस्वीर नहीं लगा सकते। मुझे कहीं तस्वीर नहीं लगानी है, मेरे दिल में प्रधानमंत्री बसते हैं। मैं उनका हनुमान हूं। हनुमान की तरह चीर के देख लें मेरा सीना, मेरे दिल में प्रधानमंत्री बसते हैं। तस्वीर लगाने की जरूरत मुख्यमंत्री को है। चिराग, आपने चुनावों के दौरान खुद को हनुमान कहा था और देश के एक बड़े नेता को राम कहा था। इस वक्त जब हनुमान मुसीबत में है तो क्या आप राम से मदद मांगे या किसी तरह की मदद की पेशकश की गई है? आपको लगता है कि मदद चाहिए? हनुमान को अगर मदद मांगनी पड़े राम से तो फिर हनुमान कहेंगे और राम कहेंगे। हमारे सहयोगी राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर चर्चा करने के लिए। राजीव, हमने सुना कि किस तरह से अब वो चुनौती देने जा रहे हैं। उन्हें इस बात का एहसास है कि उन्हें ये लड़ाई अब अदालतों में भी लड़नी पड़ेगी, सड़कों पर भी लड़नी पड़ेगी, लेकिन वो सीधे सीधे जेडीयू का नाम लेकर के ये तो कह रहे हैं कि जो पार्टी टूटी है इसके पीछे जेडीयू की साजिश है। लेकिन बीजेपी की क्या भूमिका है इस पूरे मामले में, इसको लेकर उनका क्या कहना है? देखिए, जहां तक बीजेपी की बात है तो बीजेपी का नाम लेने से बचते नजर आए, लेकिन साफ तौर पर जो पहली बार मीडिया के सामने इस पूरे एलजेपी विवाद पर सामने आए तो एक पहली बात तो उन्होंने इमोशनल कार्ड के लिए साफ तौर पर कहा कि अनाथ जो है पिता, जब उनकी मौत हुई, यानी रामविलास पासवान की मौत हुई तब नहीं हुई थी, आज हुई है जब उनके चाचा उनसे अलग चले गए। जहां तक बीजेपी की बात है तो बीजेपी का सीधे नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों में अपनी बात कह दी कि जो प्रधानमंत्री के अपने आप को हनुमान कहते थे, अब उनसे मदद की अगर गुहार लगानी
लगानी पड़ी तो काहे का राम काहे का हनुमान। लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जो पूरे घटनाक्रम हुआ है बिना बीजेपी और बिना सरकार के मर्जी के बगैर नहीं हो सकता है। आप ये अंदाजा लगाइए कि 2 दिन पहले जो चिट्ठी लेकर जाते हैं, ये एक अलग गुट के लोग जो जाते हैं, एलजेपी के 5 सांसद जाते हैं और उनको जो है लोकसभा स्पीकर जो है मिलने का टाइम दे देते हैं और फिर चिट्ठी आ जाती है कि उनको एक अलग गुट बना, उनको एक मान्यता दी जाती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर यही टीएमसी की बात करें तो 2-3 महीना हो गए हैं, 2 सांसद टीएमसी के सांसद बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन आज तक उनकी सदस्यता रद्द नहीं की गई, न ही उस पर कोई सुनवाई हुई। रिमाइंडर भेजे जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये सारा जो एलजेपी में टूट हुआ है, भले ही बीजेपी सामने नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे जो है जेडीयू और बीजेपी दोनों शामिल है और इस बात का एहसास चिराग को है। जी राजीव, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं उधर भतीजे चिराग पासवान को दरकिनार कर लोजपा की कमान अपने हाथों में लेने वाले पशुपति पारस का कहना है कि जिसके पास बहुमत होगा लोजपा उसी की होगी। पूरे विवाद पर पशुपति पारस से बात की हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने। हमारे साथ है पशुपति कुमार पारस, जो लोकसभा में लोक जनशक्ति पार्टी के नेता हैं। सर, क्या कहेंगे, आप नेता चुने गए हैं लोकसभा में, चिराग पासवान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है आपको पार्टी से निकाल दिया आप लोग को, तो उनकी विशेषता है। पूरा देश हंस रहा है कि चिराग पासवान जी किस अधिकार के तहत अपने सांसद को निलंबित किए हैं। किसी व्यक्ति को आप देखिए, सरकारी कर्मचारी है, यदि सरकारी कर्मचारी कोई गलत काम करता है तो उसको पहले 100 कॉज पूछा जाता है, तब उसको सस्पेंड किया जाता है। दल विरोधी काम करने के आरोप में, किस आरोप में वो 5 को सांसद को सस्पेंड किए, उनका कोई कानूनी अधिकार नहीं है। वो कह रहे कि नोटिस भी दिए और पार्टी से सब गलत है, 100% गलत है। चलिए, लेकिन जो उन्होंने जो चिट्ठी में आ रहे, छोड़िए, मैंने कहा कि सब गलत है, चिट्ठी भी गलत है। चिट्ठी में जो आरोप लगाए हैं कि आप जानबूझ के राष्ट्रीय नकारात्मक आपने बार कहे हैं, कई सारे बातें कहे हैं सर, सब गलत है, सब गलत है। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के तहत उन्होंने फैसला लिया जो उन्होंने, हमारा भी नेशनल का फैसला है, मेरा भी है। अब जान लीजिए, मेरे पास में लिस्ट है, मैं कल चुनाव आयोग को सबमिट कर दिया हूँ। एक अंतिम सर, क्या अब एलजेपी किसकी है, चिराग की कि आपकी? बहुमत का, जिसके पास में बहुमत होगा उसकी एलजेपी, जनता जिसको चाहेगी एलजेपी होगा। चलिए, भारत जिनका ये कहना है कि एलजेपी उसी के है जिसके हाथ में बहुमत है। नई दिल्ली में कैमरामैन शशिकांत के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। इस बीच चिराग पासवान ने लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में चिराग पासवान ने पशुपति पारस को पार्टी के लोकसभा में दल का नेता बनाने पर आपत्ति की है। चिराग पासवान ने लिखा है कि स्पीकर अपने निर्णय पर दोबारा विचार करें। उन्होंने स्वयं को एलजेपी का संसदीय दल का नेता बनाए रखने की मांग इस पत्र में उठाई है। आपको बताएं कि पशुपति पारस ने 2 दिनों पहले बगावत करते हुए चिराग को छोड़ बाकी एलजेपी सांसदों को अपने साथ कर लिया था। साथ ही लोकसभा स्पीकर से मिलकर चिराग की जगह खुद एलजेपी संसदीय दल के नेता बन गए थे। उधर बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि वो कोवैक्सीन टीके को लेकर भ्रम फैला रही है। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोवैक्सीन में गाय या फिर बछड़े का सीरम होने की बात पूरी तरह गलत है, जो कि कांग्रेस की ओर से कही जा रही है। जो साइंटिफिक कम्युनिटी ने और जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने अभी क्लैरिफिकेशन दिया है इस विषय को लेकर, वो क्लैरिफिकेशन पब्लिक डोमेन में मौजूद है और स्पष्ट रूप से ये क्लैरिफिकेशन और साइंटिफिक डोमेन आज हिंदुस्तान का कहती है कि कोवैक्सीन में कोई बछड़े का सीरम या गाय का खून नहीं है। कोई भी कोवैक्सीन में बछड़े या गाय का सीरम नहीं है, कोई भी खून नहीं मिला हुआ है, नंबर 1। और नंबर 2, यह वैक्सीन पूर्णतः सेफ है। इसमें किसी प्रकार का कोई अपभ्रंश, जिस प्रकार का एक कम्युनल एंगल देते हुए इसे अपभ्रंशित करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा कोई अपभ्रंश नहीं। ये सारे विषय बड़े स्पष्ट रूप से टेक्निकली हमारे देश के बड़े वैज्ञानिकों ने समझाया और समय समय से समझाया। उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार की उद्दंडता की है, धृष्टता की है, महापाप किया है, द कांग्रेस पार्टी हैज सिन्ड टुडे। ये पाप से और सिन से कम नहीं। करोड़ों लोगों को किस प्रकार से बचाना है, किस प्रकार से पूरे विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव चला करके हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिन रात एक करके इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं।
विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है और कांग्रेस पार्टी का एक ही ध्येय और वो ध्येय है डिरेल द वैक्सीनेशन प्रोसेस ऑफ इंडिया। भारत सरकार ने ट्विटर पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसे मिली कानूनी छूट को वापस ले लिया है। यानी अब ट्विटर पर भारतीय कानून के मुताबिक कार्रवाई हो सकेगी। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस मामले में आज कू प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ट्विटर कानूनी सुरक्षा पाने का हकदार है या नहीं, इसे लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि तथ्यों के मुताबिक ट्विटर कानून के मुताबिक जारी गाइडलाइंस का पालन करने में विफल रहा, जो 26 मई से लागू हो गए हैं। ये साफ कर दें कि कानून के पालन के लिए ट्विटर को कई मौके दिए गए, इसके बावजूद ट्विटर ने जानबूझकर कानून न मानने का रास्ता चुना। अपने बड़े भूगोल के साथ ही भारत की संस्कृति भी बदलती रहती है। कुछ मामलों में खासकर फर्जी खबरों से छोटी सी भी चिंगारी सोशल मीडिया के फैलाव से आग बन सकती है। इंटरमीडिएट गाइडलाइंस लाने का एक मकसद ये भी था। हैरानी की बात यह है कि जो ट्विटर खुद को अभिव्यक्ति की आज़ादी का झंडा बरदार बताता है, वही ट्विटर इंटरमीडिएट गाइडलाइंस की बात आने पर जानबूझकर उसे नहीं मानने का रास्ता चुनता है। और ट्विटर को मिली कानूनी छूट खत्म होते ही उत्तर प्रदेश ट्विटर के खिलाफ मामला दर्ज करने वाला पहला राज्य बन गया है। गाजियाबाद जिले के एक बुजुर्ग मुस्लिम को पीटने और जबरन उनकी दाढ़ी काटने की वायरल खबर को लेकर पुलिस ने ट्विटर के खिलाफ मामला दर्ज किया। सोशल मीडिया पर भ्रामक खबर फैलाने और धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर के अलावा 9 नामजद लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। पुलिस का कहना है कि इस मामले की जांच में पता चला कि यह हिंदू मुस्लिम के बीच का विवाद नहीं, बल्कि आपसी झगड़े और रंजिश में की गई घटना है। पुलिस ने बुजुर्ग के साथ पिटाई करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। सर, ये पूरा मामला क्या है, क्यों आपने केस दर्ज किया है? देखिए, हमारे पास एक एप्लीकेशन 7 तारीख को थाना लोनी बॉर्डर गाजियाबाद में प्राप्त हुई, जिसमें ये कहा गया कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एक बुजुर्ग के साथ मारपीट की गई। उन व्यक्तियों की आइडेंटिटी उसमें नहीं बताई गई थी। साथ ही साथ एक सीक्वेंस बताया गया कि ऑटो में ले जाकर के जंगल के पास एक कोठरी में ये मारपीट की गई। हम लोग इसकी तफ्तीश कर रहे थे और उन अज्ञात व्यक्तियों की जानकारी कर रहे थे। उसी बीच हमें जब पता चला तो एज ऑफ नाउ हम लोग उस मारपीट के प्रकरणों से जुड़े हुए 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी कर चुके हैं। जब हमने गिरफ्तारी करी तो उन्होंने हमें घटनाक्रम बताया कि क्यों, क्या, कैसे हुआ, कौन कौन लोग मौजूद थे, इसकी हमें जानकारी हुई। हमने इस डिटेल को काफ़ी विस्तार से सोशल मीडिया में शेयर भी किया ताकि लोगों को जानकारी हो जाए कि क्या हुआ, कैसे हुआ। और इसमें ये निकल के आया कि एक तावीज़ इनके द्वारा दिया गया था जो एक्यूज पक्ष है उसको, और उस व्यक्ति के द्वारा ये महसूस किया गया कि ये तावीज़ जो काम करने के लिए लिया गया था वो काम नहीं हो पा रहा है, कुछ उसका उल्टा असर हो रहा है। कुछ इस बात को लेकर उसके मन में इनके प्रति आक्रोश, नाराजगी थी। इसी कारण, व्यक्तिगत कारण के चलते इनके साथ मारपीट की गई। 7 लोगों के खिलाफ हमने एफआईआर प्लस ट्विटर इंडिया जिस प्लेटफॉर्म पे ये सब पब्लिश हुआ, हमने उनके खिलाफ एफआईआर करी है। हम अभी वॉचफुल हैं। अगर अभी भी कोई जानबूझ करके गलत उद्देश्य से यहां की पीस को डिस्टर्ब करेगा, अनावश्यक की कार्रवाई करेगा, जो कि बिल्कुल वेरीफाई अभी तक नहीं हुई है, तो उसके खिलाफ हम लोग कार्रवाई जारी रखेंगे। उधर पीड़ित बुजुर्ग के परिवार का कहना है कि उनका ताबीज के साथ कोई लेना देना नहीं है। हमारे यहाँ पे कोई ताबीज गंडे का काम नहीं होता। हमारे यहाँ पे पुश्तैनी काम है, लोहार और बढ़ई का। इस काम को हम लोग करते हैं, आज भी करते हैं। हमारे यहाँ पे ऐसा कोई ताबीज वगैरह का कोई काम नहीं होता। नमस्कार, मैं हूं अदिति राजपूत। हाजिर है हमारी खास पेशकश वैक्सीनेट इंडिया लेकर, जिसे हम गूगल के साथ साझेदारी में लेकर आए हैं। हमारी कोशिश है कि वैक्सीन से जुड़े जो भी आपके भ्रम हैं उन्हें दूर किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आएं।
हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान डॉक्टर समीर गुप्ता, कार्डियोलॉजिस्ट हैं मेट्रो ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में। डॉक्टर गुप्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने वक्त निकाला हमसे जुड़ने के लिए। सबसे पहले आपसे मैं यही जानना चाहती हूँ कि अगर कोई पहला टीका और दूसरा टीका लगवाने के बाद अगर साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं तो क्या ये माना जाएगा डॉक्टर कि टीके ने काम नहीं किया है? नहीं, ऐसा नहीं मानना चाहिए कि अगर आपको साइड इफेक्ट नहीं हुए तो इसका मतलब वैक्सीन आपकी काम नहीं करी। ये एक भ्रम है, ऐसा नहीं होता। अगर आपको साइड इफेक्ट, कुछ लोगों को साइड इफेक्ट होते हैं, कुछ लोगों को साइड इफेक्ट नहीं होते, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि अगर आपको साइड इफेक्ट नहीं हुए तो आपकी वैक्सीन ने काम नहीं करा। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, यहाँ पर टीके ने व्यक्ति के शरीर पर काम किया है या नहीं, क्या इसका पता लगाने के कोई तरीके हैं? क्या किसी तरह का कोई टेस्ट होता है, कोई ब्लड टेस्ट होता है? जी, आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि काफी लोग जो हैं अपने एंटीबॉडी टेस्ट करा रहे हैं। ये आजकल एक तरह से ट्रेंड हो गया है, काफी लोग अपने एंटीबॉडी टेस्ट करा रहे हैं। लेकिन एंटीबॉडी टेस्ट में जो एंटीबॉडी का नंबर आता है उसका क्या सिग्निफिकेंस है वो हमें अभी पता नहीं। इसके ऊपर बड़ा जांच विवाद चल रहा है कि इसका मतलब क्या होता है, लेकिन एंटीबॉडी लेवल का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। अगर आपको टीके लग गए हैं तो आपके पास इम्यूनिटी है और हमें वही लेके चलना चाहिए। टीके एंटीबॉडी टेस्ट का कोई सिग्निफिकेंस का इम्पोर्टेंस अभी कुछ कंफर्म नहीं है। बिल्कुल, यानी कि डॉक्टर साहब अगर एंटीबॉडी टेस्ट में किसी के सामने ऐसा कुछ आता है कि नंबर्स कम है एंटीबॉडीज के, तो उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि उन्हें दोबारा डोज लेने की जरूरत है या दोबारा टीका लेने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। बिल्कुल, अगर आपने अपना एंटीबॉडी का टेस्ट कराया और उसमें एंटीबॉडी का नंबर कम आया, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास प्रोटेक्शन नहीं है। ये कोई इसको हम ऐसे देखते हैं कि ये कोई मैथ्स का जो एग्जाम नहीं है कि मेरे 99 नंबर आए, आपके 95 नंबर आए। तो हमें इसको इस तौर से नहीं देखना चाहिए। अगर आपकी एंटीबॉडी लेवल है तो इसका मतलब आपके पास इम्यूनिटी है। और इम्यूनिटी भी आपको मैं ये बता दूं, दो तरह की होती है। एक तरह की होती है जिसको हम कहते हैं एंटीबॉडी इम्यूनिटी, और एक होती है कि शरीर के पास वो सारे साधन हैं कि कल को जब वायरस आएगा तो हम वायरस के अगेंस्ट अटैक कर पाएंगे। इसको हम लोग कहते हैं टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो ये इसको हम मेजर नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको टीका लगा है तो आपके पास टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होनी चाहिए। बिल्कुल, यानी कि जिसने भी टीका लगवा लिया है वो इस तरह का भ्रम ना पाले। लेकिन डॉक्टर साहब, अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो डर रहे हैं टीका लगवाने को लेकर, जिन्हें लगता है कि कोई दिक्कत हो सकती है या किसी तरह का साइड इफेक्ट होगा जिसके चलते वो लगवाने से बच रहे हैं। उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही बोलूंगा कि देखिए, आपके पास दो तरीके हैं इम्यूनिटी लाने के अपने अंदर। या तो आप टीका लगवाइए, जो बहुत ही आम चीज है, हर लोग लगवा रहे हैं, मैंने भी लगवाया, मेरे को उम्मीद है कि बाकी सब लोगों, आपने भी लगवाया होगा और बाकी सब लोगों ने भी लगवाया होगा। तो ये जो ये वैश्विक महामारी चल रही है, इसको खत्म करने के दो तरीके हैं। या तो आप टीका लगवाओ या इन्फेक्शन ले लो। अब कोविड का अगर आपको इन्फेक्शन हो जाए तो उससे आपको काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है कंपेयर टू एक आम टीके से। तो इस तरह से इसकी तुलना करिए। और टीका जो है बहुत सेफ है, इसका बहुत कम छोटे मोटे साइड इफेक्ट होते हैं, कोई डरने की बात नहीं है। एक आध दिन अगर बुखार हो गया तो हो गया, बाकी काफी लोगों को तो ये भी नहीं होता। तो प्लीज जाइए, अपना टीका लगवाइए और अपने और अपने परिवार की सुरक्षा करिए। जी डॉक्टर गुप्ता, यहाँ पर अभी भी लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं या गूगल पर जाकर देखते हैं कि ज्यादा बेहतर टीका कौन सा है, कोवैक्सीन ज्यादा बेहतर है या कोविशील्ड ज्यादा बेहतर टीका है, उन्हें क्या कहा जाए? देखिए, जो वैक्सीन मिल रही है वो अच्छी है। दोनों काफी अच्छी वैक्सीन है, दोनों आपको कोविड से प्रोटेक्शन देती हैं, दोनों आपको सिवियर इन्फेक्शन से बचाती हैं, दोनों आपको डेथ से बचाती हैं। तो वो जो वैक्सीन मिल जाए वो अच्छी वैक्सीन है। आपके आसपास के इलाके में जो मिल रहा है आप जाके वो लगवा लीजिए। और लेकिन इम्पोर्टेंट चीज ये है, टीका लगवाइए। जी डॉक्टर समीर गुप्ता, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपने साझा की हैं। तो वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि उन्हें बुखार नहीं आया पहले या दूसरे टीके के बाद भी, तो क्या टीका असर नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल ना सोचे। टीका अगर आपने लगवा लिया है तो आपको प्रोटेक्शन मिल गई है कोरोना से, जो बहुत जरूरी है इस वक्त। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि कौन सा लगवाएं, कौन सा नहीं लगवाएं या लगवाएं कि नहीं लगवाएं, उन्हें ये समझना होगा कि ये जो डेल्टा वेरिएंट है बहुत तेजी से ये संक्रमित करता है और ये इस बार बहुत गंभीर परिणाम भी दे रहा है। हम देख चुके हैं कि कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो बिल्कुल देर ना करें, टीका जल्द से जल्द लगवाएं। डॉक्टर समीर गुप्ता, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमसे जुड़े उसके लिए।
दिल्ली हिंसा मामले में 3 एक्टिविस्ट को जमानत दिए जाने के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कल 3 छात्र एक्टिविस्ट देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ इकबाल को जमानत दे दी थी। इन तीनों पर कड़ा आतंकरोधी कानून उसकी धाराएं लगाई गई थी। तीनों आरोपी अभी जेल से रिहा नहीं हुए हैं। इनकी रिहाई की याचिका पर दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट में सुनवाई हो रही है। केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन और उनके 2 साथियों के साथ उनके ड्राइवर पर से शांति भंग की आशंका का मामला बंद कर दिया गया है। दरअसल हाथरस बलात्कार कांड के बाद पिछले साल अक्टूबर में केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन अपने 2 साथियों मसूद और अतीकुर रहमान के साथ हाथरस जा रहे थे। जिस गाड़ी से वो सफर कर रहे थे उसे आलम नाम का ड्राइवर चला रहा था। उसी दौरान मथुरा पुलिस ने इनको शांति भंग की आशंका की धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में अगर पुलिस 6 महीनों तक सबूत नहीं पेश कर पाती है तो आरोपी को रिहा कर दिया जाता है। लेकिन इन सभी लोगों पर दूसरी दफाओं में भी मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसकी चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और मामले की सुनवाई मथुरा के CJM कोर्ट में चल रही है। बात करते मुंबई की, जहां वैक्सीनेशन कैंप के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया। कांदिवली पश्चिम में हीरानंदानी हेरिटेज हाउसिंग सोसाइटी में प्राइवेट कैंप लगवाकर 390 लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई थी। लेकिन 10 दिनों के बाद लोगों को अलग अलग अस्पतालों के सर्टिफिकेट आए। सोसाइटी के लोगों को शक है कि उनके साथ ठगी हुई। सोसाइटी के मुताबिक हर टीके के लिए उन्होंने 1460 रुपये दिए थे। इस मामले में अब सोसाइटी के लोगों की तरफ से पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है। उधर पुलिस का कहना है कि मामले की जांच हो रही है। हमारे साथ हैं सोसाइटी के एक सदस्य। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हिरेन वोरा है। मैं इस सोसाइटी में तकरीबन 3-4 3.5 साल से रह रहा हूँ। आई एम ए रेसिडेंट हियर। और 30 मई को हमारी सोसाइटी में एक वैक्सीनेशन कैंप हुआ था। तो उस वैक्सीनेशन कैंप में हर एज ग्रुप के अबव 18 एज पर प्रोटोकॉल ने हिस्सा लिया था। और उस वैक्सीनेशन कैंप में तकरीबन 390 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ था। तो वैक्सीनेशन होने के बाद नॉर्मली सब आफ्टर पोस्ट वैक्सीनेशन सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि बुखार आता है किसी को बॉडी एक बॉडी पेन होता है। तो 390 लोगों में से किसी को कोई भी सिम्टम्स आया नहीं। और उसके बाद जब 4-5 दिन के बाद सर्टिफिकेट्स मिले तो वो डिफरेंट हॉस्पिटल्स के मिले। और जब उनका संपर्क किया गया तो उन्होंने कोई भी इसमें इशू उन्होंने ऑथेंटिसिटी मतलब उन्होंने ये सर्टिफिकेट इशू नहीं किए, ऐसा हमको जानकारी दिया। तो इससे फिर हमारी शंका बहुत बढ़ गई कि ये पूरा सारा प्रोसेस गलत है या इसमें क्या हुआ है। एक तो सबसे पहले प्राइमा फेशिया बॉडी में क्या इंजेक्ट किया गया है, तो दैट इज़ द बिगेस्ट कंसर्न। अच्छा, फर्स्ट डोज लेने के बाद अभी हमको अगर ये डोज फेक है तो वापस फर्स्ट डोज के लिए हम एलिजिबल है कि नहीं है। जो कोविन वेबसाइट में रजिस्टर हो चुका है फर्स्ट डोज, और फर्स्ट डोज अगर फेक मिला है तो हम क्या करें। उसके बाद ये बॉडी के अंदर क्या उन्होंने दिया है, अगर ये डोज गलत है, अगर फेक वैक्सीन दिया गया है तो क्या इंजेक्ट किया। तो आप लोगों ने क्या पुलिस से भी संपर्क किया है? हाँ, तो हमारे मैनेजमेंट ने फिर पुलिस में कंप्लेंट की है। और पुलिस जो भी इनके वेंडर्स है, जो भी लोग इन्वॉल्व है, उसकी छानबीन चल रही है। दे आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। ये बताइए कि आयोजन किसने किया था, कैसे वो लोग आए कैंप से, किस अस्पताल से आए थे, किसके जरिए? मैनेजमेंट ने किया था। अच्छा। जो हीरानंदानी हेरिटेज एसोसिएशन का एक ग्रुप है, मतलब एक मैनेजमेंट है, तो कॉमन बॉडी जिसको बोलते हैं, तो उनको किसी का प्रपोजल आया होगा। अभी मुझे कोई डिटेल में इसकी जानकारी नहीं है। तो उन्होंने ये इसका आयोजन किया था और सभी लोगों ने बहुत ही उत्साह से इसमें भाग लिया था। क्योंकि जब कैंप आपके बिल्डिंग में होता है, सोसाइटी में होता है, तो अभी काफ़ी सारे सीनियर सिटीजन्स हैं, बच्चे हैं, जो मतलब बच्चे मतलब अबव 18 जो होते हैं, तो कभी वो सीनियर सिटीजन सक्षम नहीं होते हैं कि वहाँ पे गवर्नमेंट वैक्सीनेशन सेंटर पे जाके लंबी कतार में खड़े रहे और काफ़ी घंटे इंतज़ार करना पड़ता है। तो सही है, लेकिन फिर मैनेजमेंट अब क्या कह रहा है? मैनेजमेंट ने अभी पुलिस को कंप्लेंट की है। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है और हमारी यही मांग है कि जो भी लोग हैं उनको इसमें छानबीन होनी चाहिए। पुलिस शुड इन्वेस्टिगेट द मैटर
thoroughly and the culprit should be brought to justice. अच्छा, पैसे भी लिए गए थे? हाँ, पैसे लिए कितने गए, पैसे? तकरीबन 1200 के आसपास कुछ एक वैक्सीन का उन्होंने लिया हुआ था कॉस्ट। और ये अभी बॉडी के अंदर क्या इंजेक्ट हुआ है, ये सर्टिफिकेट मैच नहीं हो रहे। जो हॉस्पिटल्स के सर्टिफिकेट दिए गए हैं वो सर्टिफिकेट वो हॉस्पिटल डिनाई कर रही है कि हमने ऐसा कोई सर्टिफिकेट इशू नहीं किया है। तो ये सारा मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या है, और इसकी छानबीन होनी चाहिए, और जो भी इसमें हैं इन्वॉल्व है उनको जस्टिस पे लाना चाहिए। दे शुड बी पनिश्ड, यही हमारी मांग है। देश में पेट्रोल के बाद अब डीजल ने भी शतक लगा लिया। आज हुई बढ़ोतरी के बाद राजस्थान के श्री गंगानगर में 1 लीटर डीजल की कीमत 100 रुपये के पार चली गई। कोरोना के कम होते मामलों के बाद कई राज्यों में लॉकडाउन में ढील दी जा रही है, जिसके नतीजे में पेट्रोल डीजल की मांग एक बार फिर बढ़ गई है। इस बीच सरकारी तेल कंपनियों ने आज प्रति लीटर पेट्रोल के दाम में 25 पैसे जबकि डीजल के रेट में 13 पैसों की बढ़ोतरी कर दी। आपको बता दें कि 4 मई से अब तक 25 बार पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा चुके हैं, जबकि पिछले 26 दिनों की बात करें तो पेट्रोल के दाम में प्रति लीटर 6 रुपये 34 पैसे की, जबकि डीजल के दामों में 6 रुपये 63 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। और जिस तरह से ईंधन में आग लगी हुई है, पेट्रोल डीजल के दाम, उस पर नज़र डाल लेते हैं। श्रीगंगानगर की अगर हम बात करें, यहाँ पर पेट्रोल 107 रुपये 75 पैसे, डीजल 100 रुपये 47 पैसे। दिल्ली की बात करें तो 96 रुपये 66 पैसे, डीजल 87 रुपये 41 पैसे। मुंबई में भी 100 रुपये के पार पेट्रोल है और डीजल करीब 94 रुपये। कोलकाता में पेट्रोल 100 का आंकड़ा छूने वाला है, जबकि डीजल 94 के करीब है। और चेन्नई में 96 रुपये 58 पैसे और 90 रुपये 25 पैसे। भोपाल में भी ये 100 का आंकड़ा पार कर चुका है, डीजल भी वहाँ 100 के करीब पहुँचता दिख रहा है। बेंगलुरु भी पेट्रोल 100 के करीब है, जबकि डीजल 92 रुपये 66 पैसे है। पटना में 98 रुपये 73 पैसे, जबकि डीजल 92 रुपये 72 पैसे है।